गाजा में इजरायली हमलों के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं। बता दें कि सऊदी अरब के रियाद में गाजा के मुद्दे पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की बैठक हुई है और इस बैठक में शामिल होने के लिए ईरान के राष्ट्रपति भी सऊदी अरब गए थे। कुछ समय पहले तक ईरान, तुर्की और सऊदी अरब के रिश्ते तल्ख थे, लेकिन चीन की मध्यस्थता के बाद सऊदी अरब, तुर्की और ईरान के रिश्ते में गर्माजोशी बढ़ी है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यह पुरानी कहावत इस तिकड़ी में सही होती दिख रही है। हम सब जानते हैं कि हमास और इजराइल की जंग को 2 महीने बीत चुके हैं और अब इजराइल की हालात खस्ता होने लगी है। हमास और अरब देशों के डबल खतरे को लेकर इजराइल में बहुत घबराहट है। इन दोनों ने अब ऐसे हमले करने शुरू कर दिए हैं जिसमें इजराइल बुरी तरह फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब ईरान की तरह ही सऊदी अरब भी इजराइल को धमकी दे रहा है। नेतन्याहू के सलाहकार इसे इजराइल के लिए मौत का फंदा बता रहे हैं। इजराइल के पास 2 विकल्प बचे हैं, या वो सीज फायर कर दे या फिर इस युद्ध को लंबे वक्त तक लड़ने के लिए तैयार रहे। क्या इजराइल हमास के आगे घुटने टेक देगा? आइए जानते हैं। दोस्तों, हमास के खिलाफ इजराइल के हमले को लेकर मुस्लिम देशों ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। इसी के साथ सऊदी अरब और ईरान के बीच कई सालों से चला आ रहा विवाद भी अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिनों पहले ही सऊदी अरब और ईरान ने अपने रिश्तों को दोबारा ठीक करने का ऐलान किया। इस जंग ने दुनिया के 2 कट्टर शिया और सुन्नी देशों को करीब ला दिया। अमेरिका और रूस इजराइल का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, वहीं हमास के लिए सभी मुस्लिम देशों ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। ऐसे में 2 दुश्मन अभी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान एक शिया देश है और सऊदी अरब अपने आप को दुनिया भर के सुन्नी जगत के रहनुमा के तौर पर पेश करता है। वैसे तो मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी देश मौजूद है, इस्लामिक कंट्रीज है, उनमें हमेशा से ही एक दूसरे को लेकर तानातानी बनी रहती है, लेकिन हमास और फिलिस्तीन की खराब हालत को देखकर इस्लामिक कंट्रीज को अब डर सताने लगा है कि अलग अलग होने की वजह से कोई भी दुश्मन देश किसी भी इस्लामिक कंट्री पर हमला कर सकता है। लेकिन अगर हम एक साथ होंगे तो दुश्मन देश हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। साथ ही उन्हें यह भी समझ में आने लगा कि अमेरिका जो मीडिया पर अपनी धाक जमाए हुए है, जो दुनिया के डिफेंस मार्केट में मिलिट्री औजारों को बेचने और खरीदने में सबसे बड़ा लीडर बना हुआ है, वह किसी भी वक्त अपने पावर का इस्तेमाल करके काले को सफेद और सफेद को काला करके दिखा सकता है, क्योंकि उसके पास आर्मी और मीडिया दोनों की ताकत मौजूद है। वहीं अमेरिका के दोस्त यूरोपियन कंट्रीज और पश्चिम ताकतें भी साथ है। यह देश अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके किसी भी तरह के अपराध को बचा सकते हैं, साथ ही दुनिया की नजरों में छुपा सकते हैं, क्योंकि इनके पास है मीडिया पावर। इनके साथ इनके पास डिफेंस मार्केट के लीडर होने की शक्ति है और इन्हीं दोनों शक्तियों का इस्तेमाल करके ये जब चाहे किसी भी देश पर बैन लगवा सकते हैं, जब चाहे ये उसे बर्बाद कर सकते हैं और इस काम को करने में जरा भी नहीं चूकते। जैसे कि आप फिलिस्तीन का हाल ही देख लीजिए, जो अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट करने के लिए किया है। इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन क्या अमेरिका को इस बात से कोई फर्क पड़ा होगा? अगर फर्क पड़ता तो वह फिलिस्तीन और हमास के बीच पेट्रोल डालने का काम नहीं करता। खैर, इन सब बातों को ध्यान में रखकर सभी मुस्लिम कंट्रीज में मेल मिलाप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसके संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, गाजा पट्टी पर होने वाले हमलों ने सभी इस्लामिक कंट्रीज को झकझोर कर रख दिया है। साथ ही इस हमले ने इस्लामिक कंट्रीज को साथ लाने का एक बहुत बड़ा काम किया है, जो आज तक कोई नहीं कर पाया, क्योंकि इन सब हमलों में पहले सारे इस्लामिक कंट्रीज पहले अपना फायदा देखते थे, जिसमें उनका भला हो, ना कि किसी और देश का। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि सऊदी और ईरान साथ खड़े होने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान का जो मिलिट्री कमांडर है, उनका नाम मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी है। उन्होंने सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान को फोन किया, उनसे कहा कि क्यों ना हम अपनी मिलिट्री फोर्स को एक कर ले और अपने रिश्तों में सुधार कर ले। हालांकि इन देशों ने 2016 से ही एक दूसरे के साथ अपने राजनीतिक संबंध भी पूरी तरह से तोड़े हुए हैं, लेकिन सालों से चली आ रही दुश्मनी के बावजूद ईरान ने सऊदी अरब की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर सऊदी अरब और ईरान की मिलिट्री के बीच आपस में गठबंधन हो जाता है तो सोच कर देखिए इजराइल का क्या होगा, क्योंकि यह वही सऊदी है जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और वह जो चाहे वह खरीद सकता है, और पैसे से पैसे कमाना यह बात सऊदी अरब से बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए वह बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं। इसके साथ साथ वह दूसरी फील्ड में भी अपना लक आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ऑयल के अलावा दूसरी इकोनॉमी में अपने देश को कन्वर्ट करके उसे और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही इसी पैसों का इस्तेमाल करके वह अमेरिका से अपनी सुरक्षा खरीदता है, यानी उससे हथियार
हथियार खरीदता है। इसके अलावा वह अमेरिका के मिलिट्री टूल्स को भी सऊदी में ही रखता है। लेकिन सऊदी अरब को किस बात का खतरा है? दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब को यमन के विद्रोहियों से खतरा था, क्योंकि वह शिया थे और सऊदी अरब एक सुन्नी देश है और यमन को भड़काने वाला कोई और नहीं बल्कि ईरान था। ईरान ने ही यमन को उकसाया था कि वह सऊदी से जंग करे, साथ ही उसके सपोर्ट में भी खड़ा था। लेकिन अब ईरान खुद ही सामने आ रहा है और खुद ही सऊदी अरब से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। हालांकि सऊदी अरब के रुख को लेकर अभी तक काफी अनिश्चितता का माहौल है, क्योंकि उसने इजराइल से अपने सभी संबंध खत्म करने से मना कर दिया था। लेकिन वह फिलिस्तीन मुद्दे पर इजराइल का समर्थन भी नहीं करता। यही हाल यूएई का भी है। ये दोनों ही देश ना ही इजराइल से दुश्मनी मोड़ लेना चाहते हैं और ना ही मुस्लिम देशों को नाराज करना चाहते हैं। लेकिन तुर्की और कतर इस जंग में पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कतर ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की कोशिश की, जिसके चलते 7 दिन का सीज फायर हो सका और इजराइल के कई बंधक भी छूट पाए। लेकिन इजराइल ने सीज फायर के आखिरी दिन गाजा पर बमबारी करनी शुरू कर दी, क्योंकि कतर दोनों पक्षों के बीच बातचीत करवाकर सीज फायर को बढ़ाने की कोशिश में जुटा था। लेकिन इजराइल की गोलाबारी से हमास भी बौखला गया और उसने सीज फायर से साफ इनकार कर दिया और इजराइल की सेना ने दक्षिण गाजा में हमले और तेज कर दिए। दक्षिण गाजा के प्रमुख शहर खान यूनिस के पूर्वी इलाके में मंगलवार को इजरायली टैंकों ने भीषण गोलाबारी की। दक्षिणी गाजा का प्रमुख अस्पताल घायलों से भरा पड़ा है। इजरायली सेना ने खान यूनिस के बाहरी कस्बे बनी सुहेला में घुसने के साथ दूसरे इलाके में भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब उन्होंने कतर द्वारा फंडिंग हाउसिंग सोसाइटी हमाद सिटी में भी अपना डेरा जमा लिया है। इजरायली सरकार के प्रवक्ता अरोन लेवी ने पत्रकारों से कहा कि हम अब अपने दूसरे चरण में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमारी सेना को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और उन्होंने कहा कि हमास को नष्ट करने के दौरान नागरिकों की कोई हानि ना हो, इसलिए हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं। हालांकि दक्षिणी गाजा में मारे जा रहे लोगों की संख्या और अस्पताल में घायलों की बढ़ती तादाद को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि उसे किसी भी आम नागरिकों की थोड़ी सी भी चिंता है। इजराइल लगातार रिफ्यूजी कैंपों का इस्तेमाल कर स्कूलों को निशाना बना रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने इजराइल को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद तनाव पैदा हो गया है। एर्दोगन ने इजराइल को एक आतंकी देश बताया है। एर्दोगन ने कहा कि इजराइल एक ऐसी रणनीति बना रहा है जो फिलिस्तीन और उसके लोगों को पूरी तरह से खत्म करने वाली है। साथ ही एर्दोगन ने इजराइल के राजनेताओं और मिलिट्री डीलर्स को अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में सजा दिलवाने का वादा भी किया है। इस पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें करारा जवाब दिया है। उन्होंने एर्दोगन पर आतंकी देश हमास का समर्थन करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो आतंकवादियों का समर्थन करती है। उनमें से एक तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन है जो एक आतंकवादी देश का समर्थन करते हैं और तुर्की के अंदर ही तुर्की के गाँवों पर बमबारी करते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि वह हमें उपदेश ना ही दे। एनसीए की रिपोर्ट के अनुसार एर्दोगन ने अपनी सत्तारूढ़ पार्टी के भाषण में इजराइल को आतंकवादी देश करार दिया था। एर्दोगन ने कहा, इजराइल एक शहर और उसके लोगों को पूरी तरह से नष्ट करने की रणनीति लागू कर रहा है। मैं बहुत साफ तौर पर कहता हूं कि इजराइल एक आतंकी देश है। तुर्की का कहना है कि हमास मुजाहिदीनों का वह संगठन देश है जो अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। अगर ऐसा है तो उन्हीं मुजाहिदीनों ने जब तुर्की के एयरबेस पर धावा बोला तो उन पर वाटर कैनन से पानी की बौछार क्यों लगाई गई, आंसू गैस के गोले क्यों दागे गए, उनकी आजादी की लड़ाई में एर्दोगन की पुलिस रुकावट क्यों बन गई। असल में एर्दोगन हमास के प्रचारक बनकर अपनी सियासत तो चमका सकते हैं, लेकिन वह भी जानते हैं कि हमास और उसके समर्थक आतंकी ही हैं। एर्दोगन 2014 के बाद से तुर्की के राष्ट्रपति और अपनी कट्टर इस्लामिक छवि को भूलकर दूसरी बार भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। लेकिन आतंक की आग देश में ना फैले तभी कुर्सी बची रहेगी। इसलिए जब से हमास का इजराइल पर हमला हुआ तब से वह रैलियों में फिलिस्तीन के नाम पर तुर्की में इस्लामिक जाप जप रहे हैं। मित्रों, आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।